हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है और ऐसे में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक तो आएगा तो सीधा 4 मार्क्स के लिए आएगा या फिर एक्टिविटी के लिए आएगा, जो भी 4 मार्क्स के लिए ही होता है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, 10 डिफेक्टिव एटम्स दिए, राइट। 10 डिफेक्टिव एटम्स, उसमें से 4 एटम्स हैं, 4 एटम सिलेक्ट किए हैं और 4 में से उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम, राइट। तो गिवन डेटा सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो गिवन में लिख लेता हूं मैं। बताइए यहाँ पर एन कितने हैं, एन मीन्स डिफेक्टिव सैंपल कितने का लिए हैं, सैंपल कितने का लिया है 4। ये देखो, इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट रिपीटेड हैपेंड होता है, मतलब 4 एटम्स लिए, एक से ज्यादा लिए, कॉइन टॉस किए 3 टाइम्स 4 टाइम्स वगैरह आता है ना, कार्ड्स निकाले 3-4, मतलब एक आध एक्सपेरिमेंट रिपीटेड होता है ना, उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जाते समय में जाते जाते आपको कुछ एमसीक्यू भी बता के जाने वाला, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी दी है। पी मीन्स यहाँ पे आपको लिखना तो लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, है ना। डिफेक्टिव एक्चुअली एटम्स है, मैं पेन बोलता हूँ बार बार। एटम्स कितना दिया है, कितना दिया आपको, 10% बोला है। 10% का मतलब 10/100। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट में मत लिखो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे बेटर हम इससे क्या रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे, जो कि होगा अपने लिए बेटर। उसके बाद आता है क्यू। अभी क्यू का मतलब क्या है, पी अगर डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी है तो क्यू का मतलब इफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस पी। सो 1 माइनस 1/10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9/10। तो देखो यहाँ तक सब डेटा जो कि हमें चाहिए था। एन चाहिए मिल गया, पी चाहिए मिल गया, क्यू चाहिए मिल गया। चलो अभी मैं लिखता हूं उसको, एक्स फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसका पैरामीटर होता है एनपी। इसका पैरामीटर क्या होता है, एनपी। जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे बी रहेगा तो इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे पी होगा तो उसको बोलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जो कि 8.4 का, वो आप जाके चेक कर लो। उसमें भी दो तीन ही क्वेश्चन कवर कर लिए, जिनमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते आगे। अभी इसका एक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मेट है, वो सबसे पहले मैं लिखता हूँ। जो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए वो इसको सिंपली बोलता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ताकि क्या है, बहुत सारे लोगों को ना ये ऐसा लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह कंफ्यूजन होता है। सिंपल लिखने का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या लिखने का, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। पूरा लिखो स्पेलिंग, ठीक है। चलो रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो उसका फॉर्मेट क्या है देखिए, NCX। यस, इसका मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन। उसके बाद है P पावर X इंटू Q पावर N माइनस X। तो आई होप आपको ये होगा क्लियर। ये बेसिक्स फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने लिख लिया। अभी आपके पास जो जो वैल्यूज है वो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो N की वैल्यू कितनी, 4। C X हमें पता नहीं हो, देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। P हमें पता है, P कितना है, 1/10 है, और यहाँ पे X पता नहीं है, ठीक है। Q कितना है, जो कि 9/10 है, और यहाँ पे हमें N पता है, 4 माइनस X। तो देखो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी ना, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपको मिलेगी ना, ये देखो ये मिल गई। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। चलिए फिर देखते हैं पहला पॉइंट क्या पूछा है। पहला पॉइंट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव पेन। तो यहाँ पे लिखता हूँ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम। अगेन मैं पेन बोला ना एटम। चलो, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम, इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक चलेगा, यस। इसका मतलब होता है x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब एक चलेगा, एक से कम होनी चाहिए। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव पेन, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी का p। ये देखिए, ये देखिए, आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव पेन। अब इसका मतलब ही क्या होता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 एंड 0। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू
0 सिंपल। अभी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दिखाई दे रहा बॉक्स, इसमें जाके सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बड़ा ही सिंपल, आसानी से आंसर मिल जाएगा। 4C1 मतलब कितना मिलेगा 4C1 इंटू यहाँ पे 1/10, तो 1/10 x की वैल्यू आपके पास अभी अवेलेबल है 1 इंटू 9/10। अभी बताइए x की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो 4 - 1 करेंगे तो 3, तो इसको कर दो बॉक्स, ठीक है, प्लस इस तरफ बताइए क्या होगा, इस तरफ क्या होगा सेम 4C0, क्या आएगा 4C0 आगे इंटू 1/10, x की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं लिखूंगा 0, 9/10 और यहाँ x की वैल्यू 0 लिखूंगा तो 4 - 0 4, तो देखो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अभी इसके बाद हम निकाल दे इसके वैल्यूज, तो 4C1, तो 4C1 रहेगा तो सिंपल आंसर कितना आएगा 4, नहीं समझ आया तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, एकदम शॉर्टकट 4, नीचे कितना है 1 है ना, तो पीछे 1 तक ही पीछे जाओ मतलब खुद ही, और अपॉन 1 फैक्टोरियल का आंसर आता है 1, तो इसका आंसर आएगा 4 आएगा, सॉरी। तो ये आप कैसे रख सकते हैं, जब भी यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ जो भी रहेगा वही आंसर आपका आ जाएगा सिंपल। या फिर आपको डिटेल में जानना है तो इसका फॉर्मूला है 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो उसका नीचे फैक्टोरियल, ऊपर है उसका ऊपर फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस वगैरह वगैरह आपको पता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, फिर 3 फैक्टोरियल कट, और 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है 1, तो 4 1 जा 4, समझ गया। तो ऐसे करना है। इसके बाद आता है यहाँ पे 1/10 की पावर करेंगे तो बट ऑब्वियस 1/10 ही आएगा। अभी आपकी चॉइस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते बैठे, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि ऐसे केसेस पे सीधा कॉमन ले लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ 1/10 को ना वैसे रखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन लेता हूँ मैं, और यहाँ देखो 4C0 सेम लॉजिक आपको यहाँ करना है, मतलब क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 0 तो 0 फैक्टोरियल, और 4 - 0 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया, 1/0 फैक्टोरियल बच गया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं 0 फैक्टोरियल का लिखते हैं 0, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे 0, तो रह जाएंगे आप बनने से हीरो, ठीक है। तो देखो हीरो बनना है तो 0 मत लिखो, देखो क्या करना है, कभी भी 0 फैक्टोरियल आएगा ना तो उसका आंसर आएगा 1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, एनीथिंग रेज टू 0 आंसर शुड बी 1, इतना भी पता रहेगा आपका। किसी भी नंबर की 1 पावर ले लो या 0 पावर ले लो, आई मीन 0 पावर लेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 पावर लेंगे तो वही नंबर आएगा, बेसिक पता है आपको। यहाँ पर 9/10 की जो पावर है वो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, देखिए आ गया। अभी अभी जैसा मैं बोल रहा था, इनमें से कॉमन, सॉरी 4 चाहिए था ना, यस, इनमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 बार है, ये 4 बार है, तो 3 बार कॉमन ले ही सकते हो ना। सो 9/10 का क्यूब ले लेंगे हम बाहर, राइट, तो अंदर क्या बचा देखिए, ये पूरा बाहर है, ये पार्ट बचा मतलब 4/10, और इस तरफ ये पूरा पार्ट बाहर नहीं लिया है, सिर्फ 3 पावर लिए, एक पावर बाकी है ना, तो 9/10 में यहाँ लिख लूंगा, और 1 × 1 वगैरह करेंगे तो आंसर वैसे भी 1 ही आएगा। तो देखते हैं इसका फाइनल आंसर, ये पावर को कुछ नहीं करूंगा, जैसा वैसे ही लिखता हूं मैं, यहाँ तक क्यूब। हाँ, आपको अगर क्यूब वगैरह करना है तो कर सकते हो, लेकिन ठीक है इतना भी काफी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, और इन दोनों की करूंगा एडिशन, तो 13/10, इतना भी आपका फाइनल आंसर चल जाएगा। फिर भी किसी को करना तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ, गलती से भी मल्टीप्लाई मत करो, फंस जाओगे। इसको मैं आगे लिखता हूँ, है ना, 13/10 को चलो आगे लिखता हूँ आपके लिए, और भी चलो पॉइंट में बोल ही रहे हो ना तो दिखाई दे दो। चलो अब बोलेंगे अरे सर पॉइंट में भी तो चलता है, हाँ सब चलता है भाई, चलने के लिए तो सब चलेगा, हाँ, लेकिन ये नहीं चलेगा जो मैंने लिखा है, बिना वजह क्यूब क्यों लिख रहे हो। 13/10 मतलब ही क्या है 1/3, एंड 9/10 मतलब ही कितना 0.9 का क्यूब, यस। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। गलती से भी मल्टीप्लाई वगैरह करने के चक्कर में मत जाओ, इसीलिए बहुत सारे लोग इस कैलकुलेशन को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। आप बताइए क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बोलता मेरे साथ सीख लो यार, बहुत इजी है, बहुत इजी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं। लीनियर रिग्रेशन के इक्वेशंस का जो कैलकुलेशन है वो जाके देख लो, कितना इजी तरीके से दिखा, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। यस, अभी लास्ट आखिरी दिन बचा है, थोड़ा मेहनत कर लो और मार्क्स गेन करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक एमसीक्यू टाइप की एग्जाम है,
इसमें कितने पॉसिबल आंसर्स हैं? 3 पॉसिबल आंसर है और टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने वो लिख लो 5। ओके, पी मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, तो मतलब 3 पॉसिबल आंसर है और उनमें से एक ही ना कोई करेक्ट आएगा, दो तो थोड़ी ना करेक्ट आएंगे, कोई एक ही करेक्ट होगा, राइट। तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी एंड क्यू का मतलब होता है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, और दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना मिलता है? 1। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस केस में 1 में से मैंने क्यू को माइनस किया था, यहाँ पर भी वही करेंगे। तो मुझे क्यू चाहिए तो क्यू क्या करूंगा? 1 में से पी माइनस करूंगा, तो 1 में से 1/3 करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 -1 मतलब 2/3। तो पी की वैल्यू आपको ये मिल गई, क्यू की वैल्यू आपको ये मिल गई। बेसिक फॉर्मूला हमें मिल गया, तो मैं लिखता हूँ एक्स फॉलोस, इसको लाइक फॉलोस बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी। को ऐसा लिखना आ गया तो लिख सकते हो विथ एन इज इक्वल टू 5 एंड पी इज इक्वल टू कितना है? 1/3। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो इधर ही इज इक्वल टू करके भी लिखेंगे तो भी चलता है। ठीक है, सो अभी फॉर्मूला लिखते हैं, अपना सब रेडी हो गया। अभी मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो हमने यूज किया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपकी आएगी कितनी आएगी? फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, एन सी एक्स पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स, यही फॉर्मूला जो पिछले केस में हमने किया था। सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं, एक्स छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट करना है आपको। पी की वैल्यू कितनी है बताइए? 1/3, वही 1/3। एक्स एंड क्यू की वैल्यू कितनी है? 2/3, राइट, 2/3। एंड एन की वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस एक्स। तो ये आपको मिल गया रेडीमेड फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, रेडीमेड स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी सब रेडीमेड अवेलेबल है। चलिए अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था देखते हैं। उन्होंने बोला 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। 4 और मोर करेक्ट आंसर, इसका मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ज्यादा से ज्यादा 4 और उससे ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 आई मीन मिनिमम 4 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, 4 और मोर। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे लिखते, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ जो पॉइंट देगा वही लिखूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब उसमें 4 है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4, ओके सॉरी 5 भी आ जाएगा, राइट, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। आने के लिए तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन बाउंड्री कहाँ तक है? 5 तक है। ओके, तो 5 तक ही रखना है, रख लिया 5 तक, समझ आया? यस, लेकिन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता है कि बाउंड्री कहाँ तक है, लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइसन वही डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नहीं पता रहता बाउंड्री कहाँ तक है। तो ऐसे केसेस में कैसे करेंगे जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो जाइए अपना 8.4 का वीडियो जाके देख लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो वेटेज है ना वो 11 मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। तो इसका मतलब हर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 8.3 एंड 8.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आता ही आता है उनमें से, इसीलिए अभी भी टाइम है, जाके देख लो। 8.1 का भी हेल्प मिलेगी, वो भी देख लो। 8. ये ओके ओके किया होगा तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन में भी ले सकते हो। आगे देखते हैं। यस, चलो अपना रेडीमेड स्ट्रक्चर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 सी एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, फिर यहाँ पे 1/3 एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, ये एक्स की वैल्यू है, राइट। 2/3 यहाँ मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना मिलेगा? 1। तो देखो मुझे पहला स्ट्रक्चर मिल गया। अभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 5, तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो यही अपना फॉर्मेट तो वही रहेगा, तो 5 लिखूंगा, यहाँ पे आएगा 1/3 एक्स के जगह जो आपको वैल्यू है, मतलब कितनी है 5, वो सब्स्टिट्यूट करूंगा, एंड 2/3 सिमिलरली एक्स के जगह 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर मिलेगा 0। तो देखिए रेडीमेड स्ट्रक्चर हो गया, बहुत इजी है कैलकुलेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो अभी तो बहुत इजी लगेगा आपको। चलिए समझ गया ना लॉजिक? तो क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आता है 4 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस लेने का मतलब 1 फैक्टोरियल। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी देखो इसको यहीं पे कर देता हूँ ना,
ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है आपने, चलो याद नहीं आ रहा होगा तो छोड़ो। ये 5 फैक्टोरियल को दोनों में से एक नंबर तक मिनिमाइज करना होता है। 1 तो छोटा हो गया, 4 नजदीक वाला है तो 4 तक करेंगे, तो देखो 4 4 कट गया, राइट ना। तो मतलब दोनों में से ग्रेटर होता है ना, वहां तक करना होता है सिंपली। और 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा 1। अभी कितना बचा 5 1 सा, तो इसका आंसर कितना आया 5। अभी देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला प्रीवियस केस में कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हो, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेंगे कॉमन, या फिर अभी लेना तो अभी ले लो, ठीक है। 1/3 को लेते कॉमन, चलेगा कोई बात नहीं। देखो 1/4, 1/3 और पावर 4 को हमने लिया कॉमन, इसका आंसर कितना आता है 5। ये पूरा बाहर गया है तो यहाँ पे बचेगा 2/3, करेक्ट। अभी देखते हैं इसके आगे क्या होता है। 5 मैंने क्या बोला था, जब सेम सेम होता है ना आंसर कितना आता है 1। देखना है कैसे, तो देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल, ओके 5 फैक्टोरियल क्या क्या अपना रूल क्या, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और फिर क्या लेने का दोनों का डिफरेंस। देखो 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1, और 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है 1, तो 1/1, 1 ही तो आएगा इनटू, ये आपने ऑलरेडी 4 पावर बाहर लिए, मतलब कितने बचे यहाँ पे, एक ही पावर बचा, तो ठीक है इतना काफी है। और इसका आंसर कितना आएगा 1। कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई साहब ऐसे ब्रैकेट में लिखो। चलिए देखते हैं आगे, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, क्या दिया है 1/3 पावर 4, वहां कुछ नहीं करेंगे, जैसा वैसा ही लिख दो, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है देखते हैं अभी, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके 3 से अगर डिवाइड होता तो हम करते, नहीं हो रहा है तो 5 2 10/3 लिख देना है, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ तो 1 1 वो से भी आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फाइनल में क्या आएगा 1/3 पावर 4, कोई बदलाव नहीं एज इट इज। यहाँ देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख लो और ऊपर न्यूमरेटर के एडिशन कर लो, इतना भी आंसर आप रख सकते हो। प्रीवियस केस में 10 आया था इसीलिए इजीली डिवाइड हो गया था, लेकिन यहाँ 10 नहीं है तो इतना ही आंसर रख दो। सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हो जनरली, ये आपको आगे लिखना है लिख लो, जनरली पावर वाला पीछे लिखते हैं ना, पावर वाला वैसा पीछे लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी होगा क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध क्वेश्चन एक्टिविटी या फिर आपको कहाँ मिलेगा 4 मार्क्स के लिए मिलेगा। आपको पी एंड क्यू का फॉर्मूला भी पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना मिलता है 1। आई होप इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्यू निकाला, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको हो गए होंगे क्लियर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये 1/3 जो है उसको यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ मैं, क्या था यस सॉरी ग्रेटर देन था ना, मोर देन, तो ये ऐसे था। आगे देखते हैं, ठीक है। तो 1/3 पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं कैलकुलेशन इसका, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 10/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3 प्लस यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, पॉइंट में नहीं निकालना है, ठीक है ना। सो 1/3 पावर 4 को मैं लिखूंगा एज इट इज, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखूंगा, न्यूमरेटर की करूंगा एडिशन, ठीक है। इतना भी आंसर काफी है। या फिर अगर आपको ऑर्डर चेंज करके अगर लिखना है आपको ऑर्डर, तो ऑर्डर चेंज करके भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 1/3 की पावर 4 एंड सॉरी ये 11/3 को लिखना है आपको आगे, एंड 1/3 की पावर 4 आप लिख सकते हो पीछे। तो ये देखिए एक क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जैसे कि मैंने जो 2 वर्ड प्रॉब्लम देखी उसमें मैंने समझाया था कि जब भी ऐसा आपको दिखेगा तो उसका मतलब होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल यहाँ पे आपको n दिया है, p दिया है, e ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड v ऑफ x का मतलब होता है वेरिएंस। चारों के चारों एक्सरसाइज में चीजें हैं, समझ आ रहा है। तो 8.1 में भी, 8.2 में भी, 8.3 में भी है एंड 8.4 में तो रेडीमेड देते हैं। 8.1 में जो है ना वो कैलकुलेट करने का तरीका इस बार 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, और वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 8.1 के वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा होगा समझ गया ना, जाके देख लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले क्यू चाहिए। तो मैंने जैसे बोला था कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आता है 1, राइट। तो मैं क्या करूंगा, p की वैल्यू 0.4 है प्लस q इज इक्वल टू 1, तो वहां जाके माइनस करूंगा
मुझे क्यू कितना मिलेगा 0.6, क्यू कितना मिलेगा 0.6। तो देखिए मुझे ये मिल गया वैल्यू। अभी मुझे क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करने बोला, ई ऑफ एक्स। तो पहला पॉइंट में लिखता हूँ ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, एन पी करने का खाली बस। तो बताइए एन कितना आपका 10, एन पी कितना आपके पास 0.4। तो यहाँ ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 4, राइट। सिमिलरली अभी वी ऑफ एक्स पूछा है, तो वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला था एन पी क्यू, राइट, एन पी क्यू। तो एन कितना आपके पास 10, पी कितना है 0.4, क्यू कितना है 0.6। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 तो इन दोनों का आया था इंटू 0.6, तो कितना आएगा 2.4। तो वी ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा 2.4। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसमें मैं एक आपको लॉजिक समझाता हूँ, आप नोटिस करो। ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर इसको मीन भी बोलते हैं। ई ऑफ एक्स का मतलब मीन भी होता है और वी ऑफ एक्स को बट वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ आप नोटिस करो ई ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना 4 है और वी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2.4 है। मतलब चलो मैं आपको इसमें ना आपका एमसीक्यू भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखो, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। देखो प्रूफ के साथ दिखा दिया मैंने। एंड फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, ये देखो आपके एमसीक्यू के लिए काम आने वाली चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। और इस बार दोनों में से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो एक बार इनको भी जरा रेफर करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वेटेज है सबसे ज्यादा। चलिए वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेम टाइप का होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन एक तो एमसीक्यू के लिए आएगा या फिर आएगा तो सीधा 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो फटाफट दिखा देता हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन में तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे ई ऑफ एक्स दिया है तो मैं फॉर्मूला ई ऑफ एक्स का ही लगाऊंगा जो कि आपको पता है एनपी, राइट। तो अभी वैल्यू सब शूट कर देते हैं। तो वैल्यू में ई ऑफ एक्स कितना है 10, एन कितना है आपका 25 इंटू पी। तो पी को वैसे रखूं, 25 को वहां भेज दूं, कैलकुलेट करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 0.4। यस, तो बड़ी आसानी से हमने पी की वैल्यू निकाल दी। अभी आपको क्यू फाइंड आउट करना। क्यू निकालने का सबसे सिंपल तरीका, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 में से पी हटा दो। सो 1 माइनस 0.4 अगर करूंगा क्यू की वैल्यू मिलेगी मुझे 0.6। यस, अभी उन्होंने क्या पूछा था, एन पूछा था। क्या पूछा था, एन। अभी भी हमें एन नहीं मिला है, हमने क्यू फाइंड आउट कर। एन फाइंड आउट करना तो ऐसा कर सकते हो, कैसे यू ऑफ एक्स का ही फॉर्मूला लगा दो। ओके, नहीं सॉरी, एन दिया था उन्होंने, क्या फाइंड आउट करने बोला था पी। मैं मिस्टेक, यहाँ पे मैं गलती से एन लिखा था, पी फाइंड आउट करने बोला था जो कि हमें मिल गया, क्यू भी मिल गया। अभी वी ऑफ एक्स, तो वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आता है एन इंटू पी इंटू क्यू। सो आपका एन कितना है बताइए 25, पी कितना है 0.4 एंड क्यू कितना है 0.6। यस, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 इंटू 0.6 यानी कि आंसर कितना आएगा 6। ओके, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था मीन ग्रेटर आता है, मीन की वैल्यू कितनी है देखो 10 मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वी ऑफ एक्स कितना है मतलब वेरिएंस 6। इसका मतलब है आंसर करेक्ट है। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इस बार दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ई ऑफ एक्स एंड आपको यहाँ पे एक मिनट वी ऑफ एक्स दिया है 4.2। तो मैं शुरुआत करूंगा वी ऑफ एक्स से, वी ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स। तो बताइए वी ऑफ एक्स कितना दिया है 4.2, ई ऑफ एक्स कितना दिया है 6। तो अभी वैल्यूज देखो, वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला था एन इंटू पी इंटू क्यू एंड ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला था एन पी, राइट है ना। और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.7। तो देखो एन एन पी पी कट गया, क्या बचा क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 0.7। यस, अभी हम फाइंड आउट करेंगे क्या क्या फाइंड आउट करने बोला एन एंड पी। तो मैं पी फाइंड आउट करता हूँ। पी कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस क्यू, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0.7 अगर मैं करूंगा पी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 0.3। यस, उसके अलावा क्या चाहिए एन चाहिए। तो बट अब इस एन के लिए आप ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगा दो, इजीली आंसर मिल जाएगा आपको। ई ऑफ एक्स कितना आपका 6, एन हमें पता नहीं है। यस नहीं है,
एन ही तो फाइंड आउट करना है। और यहाँ कितना है 0.3, तो एन को मैं रखूंगा एज इट इज, 0.3 को वहां भेजूंगा, तो एन की वैल्यू कितनी मिलेगी देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसीलिए एक एक्स्ट्रा हम देंगे यहाँ पे 0, तो इनकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 20। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और पहले 2 क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत इजी वे से मैंने दिखा दिया है। ये कैलकुलेशन अगर आपको टफ लग रहा है, आपको दोस्तों को टफ लगा होगा, इसीलिए आपने ये चैप्टर या फिर ये एक्सरसाइज अपने ऑप्शन में लिया हुआ ना, तो आई होप आपका अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये डाउट क्लियर अपने दोस्तों के भी कर लो, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा, कैलकुलेशन इजी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जैसे कि मैंने बोला दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।